हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेस में। आज इस समय जो संस्कृत का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वर्ड विचार। तो पूरी कोशिश रहेगी आज इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वर्डों का उच्चारण, स्थान और प्रयत्न। इससे आपके जो परीक्षा है उसमें 2 से 3 नंबर बनते ही बनते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। जो मैं बोलूँ कि नोट करिएगा वही आप लोग नोट करिएगा, जब बोलूँगी समझिए, तो अभी आप लोग समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आपको एक बहुत बड़ा सा श्लोक दिखाई दे रहा है, उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आपको रटना है, तो बिल्कुल इस बात से बेफिक्र रहिए। ये बस किस लिए है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरकंठ शिरस्थता। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरकंठ शिरस्थता। जिह्वामूलश्च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये जो श्लोक है इसके माध्यम से ये बताया गया है कि जो हमारे जो वर्डों का उच्चारण स्थान है, वर्डों का क्या है उच्चारण स्थान, वो कितना है? अष्टौ। अष्टौ मतलब 8। वर्डों का उच्चारण स्थान कितना है? 8। कौन कौन से? उर, कंठ, सिर। ठीक है, उर, कंठ और सिर। जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। ठीक, कौन कौन से? उर, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, कंठ, नासिका और तालु। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में जो वर्डों का उच्चारण स्थान है इसके बारे में कहीं ठोस तरीके से बताया नहीं गया, कहीं इसकी व्याख्या नहीं की गई है कि वर्डों का उच्चारण स्थान है कितना। जो पाणिनि शास्त्र का ग्रंथ है उसी में बस बताया गया है इस सूत्र के माध्यम से कि वर्डों का उच्चारण स्थान कितना है? 8। तो क्वेश्चन पूछता है कि वर्डों का उच्चारण स्थान कितना है संस्कृत में, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। पूछ ले तो बहुत अच्छा, आप लोग कर दीजिएगा, नहीं पूछेगा तो भी कोई बात नहीं है। तो इस जो श्लोक है इसको आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बस हम इसलिए बताए हैं कि ये आया क्यों, इसका जो वर्डों का उच्चारण स्थान का संख्या है 8, वो कैसे है और कौन कौन से हैं, इसी के वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं उच्चारण स्थान मेनली होते कौन कौन से हैं। मुख, ये हमारा जो फिगर है ये किसको बता रहा है? एक मुख है ना, मुंह बना है ना किसी का। तो देखिए यहाँ पे क्या है? कंठ है, तालु है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक, मेनली 5 हो गए। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ओष्ठ। ठीक, देखिए ये तो आप लोग समझ जाते हैं कि कंठ कहाँ है, दंत भी समझ जाते हैं, ओष्ठ भी समझ जाते हैं। कन्फ्यूज़न किस में होता है? तालु और मूर्धा में। ठीक है, सबको कन्फ्यूज़न होता है। मैं भी आपकी जगह पे थी तो मुझे भी कन्फ्यूज़न होता था कि तालु कहाँ है और मूर्धा कहाँ है। बट देखिए जो मूर्धा होता है उसको बोलते समय ना हमारे जो ओठ होते हैं ना वो हल्का सा मुड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए री बोलिए, री, टा, ठा, डा, ये सब वर्ड होते हैं, इनको बोलिए। ये कहाँ? मूर्धा के अंतर्गत बताऊंगी अभी आगे। ठीक है, तो बोलिए ट, ठ, ड। तो देखिए इसमें हमारे ओठ क्या हो रहे हैं? आगे जाके मुड़ रहे हैं ना, पीछे जाके क्या हो रहा है? कर्व ले रहे हैं, एक वक्र बना रहे हैं। ऐसे ही देखिए री, री, रा, तो मुड़ रहा है ना। तो याद रखिए जो जहाँ पे मुड़ रहा है वही मूर्धा है। ठीक है, मूर्धा में उच्चारण स्थान में हमारा जो जीभ होता है वो क्या होता है? मुड़ता है। ठीक, तो अब कन्फ्यूज़न मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि कंठ और तालु। मेन तो ये सब तो आप लोग समझ जाते हैं, बस इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो तालु कौन सा है और मूर्धा कौन सा है? मूर्धा में हमारा जीभ क्या होता है? मुड़ जाता है। ठीक, आइए उच्चारण स्थान। देखिए जब हम लोग वर्डों को उच्चारण करते हैं, वर्डों का कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो हमारा मुख होता है ना, जब जहाँ भी स्पर्श करता है, जहाँ भी एक दूसरे को स्पर्श करता है तो वही उसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो जो मुख होता है ना, जहाँ पे भी स्पर्श करता है वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। ठीक, देखिए जो मैंने आपको बताया है अभी
श्लोक के माध्यम से वो यहाँ पे बताया गया है। इसको आप चाहे तो पूछता तो नहीं है, संख्या पूछता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने होते हैं, ये संख्या पूछता है, ठीक है। बट मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है कि होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही जब हम लोग जिस भी वर्ड का उच्चारण करते हैं, जैसे पा बोलते हैं ना, तो हमारे ओठ क्या होते हैं, आपस में सटते हैं, ठीक है। पा को बोलते हैं पा बोल के देखिए पा, तो हमारे जो दोनों ओठ हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए पा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वही इसका परिभाषा लिखा हुआ है कि जो हमारे फेफड़े से जो वायु निकलती है वो जब भी हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, जो हमारे फेफड़े से वायु निकलती है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है, ठीक। और जहाँ पे स्पर्श करती है वही उसका उच्चारण स्थान हो गया, ठीक है। यही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक। देख लीजिए, ऐसे जीभ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जीभ भी जहाँ जहाँ स्पर्श करता है वही हमारी क्या हो जाती है, उच्चारण स्थान बन जाता है। जीभ जहाँ जहाँ मुख के जिस जिस भाग को स्पर्श करता है वो भी क्या हो जाता है, वही उच्चारण स्थान बन जाता है उस वर्ड का। तो यहाँ पे देख लीजिए, यही यहाँ परिभाषा के तौर पे लिखा गया है। वर्डों का उच्चारण करने के लिए फेफड़ों से निकली निश्वास वायु इन स्थानों को स्पर्श करती है। कुछ वर्डों का उच्चारण 1-2 स्थानों से भी होता है, ठीक है। कुछ वर्ड जो होते हैं, कुछ का तो एक उच्चारण स्थान होता है, कुछ ऐसे वर्ड भी आते हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान बनते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान बनते हैं। बस वो आगे कौन कौन से है वो आगे हम आपको वो भी बताएंगे अच्छे से, पहले देख लीजिए, ठीक। वर्डों का उच्चारण में जीभ का भी परम सहयोग होता है। जीभ वर्डों के उच्चारण के लिए जिस जिस अंग को स्पर्श करती है वही उसका उच्चारण स्थान बन जाता है, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आइए देखिए, ये तो पहली बात तो ये कि अभी मैं जब कहूँगी आपको नोट करने के लिए तभी आप नोट करिएगा। अभी मैं कुछ समझाऊंगी आपको, ठीक है, जिससे आपको रटना पड़े ना पड़े, मतलब जो आप ये जो सूत्र हैं इनको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो रटना ना पड़े, बिना रटे भी आप लोग क्वेश्चन कैसे सही कर दें वो उसके लिए मैं आपको जो भी बताऊँगी पहले आप उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बाकी नोट क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, अभी फ़िलहाल समझिएगा, ठीक, जो मैं समझाने जा रही हूँ आपको। देखिए, आइए, जो हमारा माहेश्वर सूत्र होता है उसके जो प्रथम 2 सूत्र होते हैं कौन कौन से, वो होते हैं आ, ई, उ, ड़ और री, ली, क, ठीक। ये वर्ड होते, ये उच्चारण मतलब माहेश्वर के 2 सूत्र हैं, प्रारंभ के जो दोनों सूत्र हैं वो यही हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें वर्ड कौन कौन से होते हैं, अब देखिए, इनको तो हम लेते नहीं हैं, जो ये हैं ड, ड़ हो गया और क, ठीक, इनको तो हम लोग लेते नहीं हैं। ओहो सॉरी, देखिए फिर से लिख देते हैं, आ, ई, उ, ड़ और री, ली, क, ठीक है। तो ये देखिए, जो ये जो लास्ट वाले हैं इनको हम क्या करते हैं, हम लेते ही नहीं हैं, ठीक, इनको हम क्या करते हैं, हम लेते ही नहीं हैं, क्योंकि ये क्या है, इत संज्ञक वर्ड है। क्या है, इत संज्ञक वर्ड। इससे इत संज्ञक वर्ड कहते किसको, ये पहले वाले वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तो नहीं जानेंगे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की जो भी वीडियो पड़े हैं 4 वीडियो उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। आइए, तो इनको तो हम लोग गिनते नहीं हैं। अब शेष कितना बचा, बाकी बचे वर्ड कितने हो गए, आ, ई, उ, री, मतलब कितने हैं, 5 वर्ड बचे। अब देखिए लिखने का तरीका देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, अ, ठीक, ई, अब उ अभी मत लिखिए, ठीक है, उ सबसे लास्ट में लिखिए। उसके बाद क्या लिखिए, री, ठीक, आ, ई,
ऊ तो नहीं लिखा, री, फिर आ जाएगा री, ठीक, फिर अब लिख दीजिए ऊ, ठीक है, लिख दीजिए ऊ, ठीक। ये 5 बन गए। अब देखिए जो वो होते हैं ना वर्ग, जो हमारे वर्ग होते हैं, 5 वर्ग आते हैं ना, क च ट त प, ठीक। अब उनको लिखिए। सबसे पहले क्या आता है? क वर्ग। क्या आता है? का वर्ग, फिर चा वर्ग। मैं भी ना आज क्या माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो जा रही है। ठीक, ये हो गया चा वर्ग। का चा ट त वर्ग और पा वर्ग, ठीक। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग हो गए, ठीक है। अब देखिए बहुत टाइम से आप लोग रटने आ रहे होंगे, आप तो लोग पहले ही रटे होंगे, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ये चीज़ें आप लोग रटते हैं ना, ठीक है। तो वो चीज़ पहले आप इसको देख लीजिए, पहले पढ़िए, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आ हो गया, का हो गया। अब देखिए बचा हा, अकु, ठीक है, हा हो गया। एक आप दिमाग में बैठाइए रहिए, अकु का आ हो गया, का हो गया और हा हो गया। अब देखिए हाँ, अच्छा ये देखिए जो रामः जब हम लोग लिखते हैं, रामः लिखा या श्यामः हम लोग लिख दिए, ठीक। तो इसमें जो विसर्ग होता है उसको जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण कैसा निकलता है? हा के तरीके से। कैसे बोलते हैं? रामः, तो हा निकला हा, और श्यामः बोला ना हा, लास्ट में क्या निकला हा। तो ये जो हमारा विसर्ग है वो कैसा उच्चारण करता है? हा की तरह। तो ये बताइए जब हा की तरह उच्चारण करेगा तो उसके हा के पास हम लोग लिख देंगे, मतलब हा के साथ ही रख देंगे, क्योंकि उसका भी उच्चारण कैसा हो रहा है? हा की तरह हो रहा है, ठीक है। तो उसको भी क्या हम लोग कर दिए? हा के समान लिख दिए, ठीक, हा के पास में लिख दिए। ये बन गया पहला, ठीक है। अब देखिए, अब हा, ये जो शल होते हैं, शल प्रत्याहार होते हैं ना, शल में कौन कौन से सा बजते हैं? ठीक, कौन कौन से? शा, 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 ठीक है। हा तो आ गया, अब बचा क्या? शा, 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 ठीक। अच्छा ये बताइए ये कौन सा शा है? कौन सा शा है? तालव्य शा। कौन सा? तालव्य शा। अब बड़ा सा कभी मत बोलिएगा, ठीक है। ये मूर्धन्य शा और ये दंती शा। बहुत लोग होते हैं इसको बड़का शा, छुटका सा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे मत बोलिएगा। हाँ, क्या बोलेंगे आज से? तालव्य शा, दंती शा और मूर्धन्य शा, ठीक। अब ये तीनों सा को जैसे ये हैं, ठीक है, नंबर वाइज उसी तरह लिख दीजिए। पहले क्या है? तालव्य शा, ठीक। फिर क्या आता है? तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंती शा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, अब इतना समझ गया ना, अब आगे आइए, इसको मिटा दीजिए, ठीक। देखिए, अब देखिए अब क्या बच रहा है? अच्छा ये बताइए, ये जो ई, ऊ, री, री, ये जो 4 वर्ड होते हैं, ई, ऊ, री, री, ये किस में बदलते हैं? आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। ई किस में बदलता है? ई या में, ऊ वा में, री रा में और री ला में, ठीक। ई किस में बदलता है? या में, ऊ वा में और री रा में, री ला में। ये आप पहले जानते हैं, ठीक है। अब आइए, जब ई या में बदलता है तो इसको किसके पास रखेंगे? ई के पास में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ,
ठीक है। अच्छा, ये जो शाह है ना, ये विसर्ग के नीचे लिखिएगा। क्यों लिखेंगे ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिखिए। ठीक, ई के साथ क्या आ गया या, री के साथ क्या आता है रा, री रा में बदलता है इसलिए री के साथ रखा जाएगा। री के साथ ला। ठीक, अब देखिए ऊ के साथ क्या, ऊ किस में बदलता है, वा में, लेकिन ऊ को हम लोग वा के साथ नहीं रखेंगे। अच्छा ये बताइए, जो ऊ का स्थान था माहेश्वर सूत्र के हिसाब से वो किसके बाद था, ई के बाद था, आ ई ऊ। ठीक है, लेकिन हम लोग ये जो ऊ है वो आके कहाँ बैठा है, किसी दूसरे के घर में आके बैठ गया है। ठीक है, ये इसका स्थान कहाँ था, ई के तुरंत बाद था, लेकिन ये क्या हुआ है, दूसरे के घर में जाके बैठा है। अच्छा ये बताइए, आप किसी के दूसरे के घर में जाके बैठेंगे तो क्या आपकी वाली भी दूसरे के स्थान पे जाके बैठ जाएगी, दूसरे के घर में जाके बैठ जाएगी? हाँ, कभी नहीं होगा। ठीक है, या आप किसी के घर में जाके बैठेंगे, आप किसी के साथ जाएंगे तो क्या आपकी वाली आपके साथ रहेगी? कभी नहीं ना, अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक, तो जब आप दूसरे के साथ जाएंगे तो क्या आपकी वाली आपके साथ रहना कभी पसंद करेगी? कभी नहीं पसंद करेगी। ठीक, तो पूरी ईमानदारी से जिससे भी रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ रहिए। ठीक है, आइए, तो जब ये ऊ वा में बदलता है, ये दूसरे के घर में आके बैठा है, तो वाह कभी भी इसके साथ नहीं आना पसंद करेगा। ठीक है, वाह इसके साथ कभी नहीं आना पसंद करेगा। तो चलिए, नहीं आता है तो छोड़िए, जाने दीजिए। अब कौन गिड़गिड़ाएगा किसके पास? ठीक है, तो ठीक है, मजाक में मैंने जो भी बोला मजाक में रखिएगा, आपको समझाने के लिए कि आप लोग भूलिए मत। ठीक, अब बड़ी सोच की बात थी कि ऊ के साथ वह आना नहीं चाह रहा था, तो अब आएगा कौन? बहुत सोचते विचारते तो कौन राजी हो गया? उपदमानीय। ठीक, जो प और फ होता है वो क्या होता है, अगर उसके आगे आधा विसर्ग लगा दिया जाए तो किस में बदल जाता है? उपदमानीय। ये राजी हो गया क्योंकि ये पा वर्ग होता है ना, पा, तो ये भी पा है, तो उसके साथ साथ ये भी लग लिया, बन गया। तो ऊ और पा वर्ग के साथ कौन आ गया? उपदमानीय। कौन आया? उपदमानीय। ठीक है, बस अब देखिए, इतना ही आपको रटने की ज़रूरत थी। कितना? इतना ही आपको रटने की, बस इतना ही समझने की ज़रूरत थी आपको। इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इतना आप समझ लिए। अब आप देखिए फॉर्मूला कितने अच्छे, सूत्र जो है उसको कितने अच्छे से रटेंगे, ये देखिए। चलिए आइए, ठीक है, देखिए अभी भी कह रहा है, अभी भी क्या लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा है, अभी भी ये ट्रिक है, इतना बड़ा कैसे कोई रटेगा? तो एक चीज़ और, हाँ देखिए, संस्कृत में जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कु, चू, टू, टू और पू। ठीक, कु, चू, टू, टू, पू। तो अब देखिए, ये जो है ना, इसको हम लोग और छोटा करेंगे। बड़ा याद करके क्या होगा, सबको छोटा ही तो छोटा चाहिए ताकि जल्दी से क्या हो जाए, याद हो जाए। तो ठीक है, हम और छोटा देखिए कर दिए। देखिए अब का को क्या बनाएंगे? कु, चा को चू, री को, टा को टू, टू ता को तू और पा को पू। ठीक, बन गया। अब देखिए, अब क्या बना? आ कु ह। ठीक, पढ़िए, आ कु ह, ई चू यस, री टू रस। ठीक, आ कु ह, ई चू यस, री टू रस, री टू लस। ठीक, री टू लस और ऊ पू पदमानीय। ठीक है, ऊ पदमानीय। ठीक है, ऊ पू उपदमानीय। ठीक, अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ये मत कहिए कि मैम हम आपको रटवाए हैं, आपको रटना नहीं पड़ा है, आपको बस समझना पड़ा है। ठीक है, अगर ध्यान से आप समझे होंगे तो। ठीक, आइए अब आइए सूत्र। सूत्र क्या होता है वो अब समझाते हैं, पहले इस पे आते हैं। देखिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा।
बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या है? अकुह। अकुह से देखिए आ से क्या बनता है? आ और बड़ा आ। जब भी आ ई ऊ लेंगे तो बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों साथ साथ लेंगे, ठीक है, वो समझ जाइएगा आप लोग, उसके साथ ही आएगा। तो आ से क्या बन गया? आ से आ और आ, ठीक। कु से का वर्ग और हा किसको रिप्रेजेंट करेगा? हा को। अब विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम किसको बोलते हैं? विसर्ग को, ठीक ठीक, विसर्जनीय नाम विसर्ग को बोलते हैं। तो ये किससे बोले जाएंगे? कंठ से। तो अकु कंठ, याद करिए, अकु कंठ। सूत्र बोलेंगे तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अच्छा एक चीज़ और बताएं आपको, ये देखिए ये क्या बन गया? कंठ। एक बस याद किए ना, क्या किए? एक अकु विसर्जनीय नाम कंठा, एक याद किए तो अकु कंठ हो गया। अब देखिए ये जो शा है ये कौन सा शा है? तालव्य शा, ठीक। तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या हो जाएगा? तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य। अच्छा ये मूर्धन्य शा है ना, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, ठीक, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य। और देखिए ये क्या है? दंतिशा, ठीक। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत्य। क्या हो जाएगा? दंत्य। और ये देखिए प उपु उपदमनीय नाम क्या हो जाएगा? दंता। देखिए दंत हो गया। ओष्ठ, प बोलते हैं ना तो ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ हो गया। अच्छा ओष्ठ, ओष्ठ को हम लोग ओष्ठ नहीं लिखते, ओष्ठौ लिखते हैं। ओष्ठौ क्यों लिखते हैं? हम लोग के पास कितने ओठ होते हैं? 2। किसी के पास एक तो नहीं है ना, सबके पास 2 ओठ होते हैं, एक नीचे का एक ऊपर का। नीचे वाले ओष्ठ को क्या बोलते हैं? ओठ को अधर बोलते हैं, और ऊपर को ओष्ठ बोलते हैं। तो ये दोनों, इन दोनों को जब मिला के एक साथ लिखते हैं तो वही इसीलिए उसको ओष्ठौ लिखते हैं, ठीक। अधर और ओष्ठ को मिला के क्या लिखते हैं हम लोग? ओष्ठौ। क्या लिखते हैं? ओष्ठौ, ठीक। क्या बन गया? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ठीक। तो देखिए अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु कंठा, इचुयस तालव्य, ऋतुरस मूर्धन्य, ऋतुलस दंत, अपु उपु उपदमनीय नाम ओष्ठ, ठीक। यही चीज़ समझा। अब देखिए यही फॉर्मूला में या सूत्र में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अब रटना नहीं ना पड़ा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम शालू तालु, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। देखिए ई से ई आ जाएगा, ई में और कौन सा? बड़ा ई भी आ जाएगा। जब ई आएगा छोटा ई तो बड़ा ई भी उसके साथ आ जाएगा। और चू से चा वर्ग, ठीक, और या से या, ठीक, और शा से शा। कौन सा शा? तालव्य शा, ना कि बड़का शा, ठीक। चलिए अब आइए तीसरा सूत्र क्या है? ऋतुरषाणाम मूर्धा, ऋतुरषाणाम मूर्धा। क्या? ऋतुरषाणाम मूर्धा। देखिए री क्या है? री यहाँ देखिए, री को बताता है। टू से टा वर्ग, रा से र और शा से ये मूर्धन्य शा, ठीक है। क्या हो गया? मूर्धन्य शा, ठीक। आइए अब देखिए ऋतुलशा नाम दंता, ऋतुलशा नाम दंता, ठीक। अब देखिए री किसको बताता है? री को। ता तू ता वर्ग, ला को, शा से, और ये दंत। क्या ये किससे बोले जाएंगे? दंत से। अच्छा संस्कृत में सारी चीज़ों को सूत्रों के माध्यम से बताया गया है। ये इसलिए सूत्र देखने में तो कठिन लगते हैं, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ना शुरू कर देना तो आपको सूत्र इतने आसान लगेंगे, और कितनी चीज़ों को वो इतने से सूत्र में बता देते हैं, ठीक है। जो संस्कृत के व्याकरण में जितने भी सूत्र हैं वो इतनी सारी चीज़ों को एक
एक सूत्र के माध्यम से इतने सरलता से चीज़ों को बता देते हैं। बस हम लोग रटने से भागते हैं कि सूत्र है कैसे रटेगा, बट एक दो बार ऐसे बोलते रहिएगा ना तो आपको वो रट जाएगा। बल्कि सूत्र से आप रटेंगे तो आपको कभी भी कुछ भूलेगा नहीं, ठीक है। तो मुंह से भी बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऋतु लशा नाम, ठीक, दंता। अब आइए, उपु पद्मिनिया नाम ओष्ठौ, उपु पद्मिनिया नाम ओष्ठौ, ठीक है। अब देखिए उपु, अब यहाँ पू क्यों लिखा है, ठीक, क्योंकि देखिए जो ये तो छोटा होना चाहिए ना, यहाँ पर बड़ा ऊ क्यों लगा है, क्योंकि देखिए ये जो पा का जो पू का वो छोटा ऊ था उसका ऊ, और उपद्मनीया नाम का जो ऊ था, उपद देखिए, ये देखिए पू का ऊ और उपद का ऊ, ठीक है। जो ये इसका ऊ मिलके और इसका ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ, इसीलिए यहाँ पे बड़ा ऊ, उपु पद्मिनिया नाम ओष्ठौ, उपु पद्मिनिया नाम ओष्ठौ यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है। देखिए ऊ बताता है ऊ और बड़े ऊ को बताता है, ठीक है। और पा वर्ग को, और उपद्मनीया नाम पा और फा, पा और फा के आगे जब हम लोग आधा विसर्ग बना देते हैं वो वही क्या बन जाता है, उपद्मनीया नाम, ठीक, उपद्मनीय, ठीक। अब देखिए ये जो 5 थे आपको मैंने कैसे ट्रिक से याद करवा दिया, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ा, ठीक है। 5 जो है ट्रिक से याद हो गया। अब आते हैं हम छठे सूत्र पे। छठा क्या है, इयम गणना नाम च नासिका च, इयम गणना नाम च ना नासिका च, बोलिए मेरे साथ, इयम गणना नाम च नासिका च, इयम गणना नाम च नासिका च। अच्छा, जहाँ फिर पंचम वर्ड की बात आ जाए ना, ठीक है, वहाँ संभल जाइएगा, जरूर से वहाँ संभल जाइएगा, बहुत ध्यान से काम करिएगा वहाँ पे। क्यों, आइए बताएं। अच्छा देखिए, जब हम जो वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं ना, कुचु टू तू पू, उनका जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो अंतिम वर्ड आता है, 5वां वर्ड, जैसे का खा गा घा अंगा, अंगा है ना, तो ऐसे अंगा बोलेंगे तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नासिक के व्यंजन है, ठीक। इनका उच्चारण स्थान नासिका है और साथ साथ कंठ में तो आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए का खा गा घा किसके अंतर्गत आते हैं, का वर्ग किसके, कंठ के तहत बोले जाते हैं ना, तो जो अंगा था वो कंठ में भी आया, ठीक। प्लस एक चीज़ और, उसका उच्चारण स्थान और क्या है, नासिका है, ठीक है। तो अंगा जब भी बोलिए तो कंठ के साथ साथ नासिका का भी यूज़ करिए, ठीक है। जैसे क ख ग घा, ठीक है, अंगा जब बोलिए अंगा, अंगा, ठीक है, नाक का भी यूज़ करिए, ठीक। तो हमेशा याद रखिए जो पंचम वर्ड होते हैं, ठीक है, पंचम वर्ड जैसे इया हो गया, माँ हो गया, अंगा हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, ठीक। ये 5 ऐसे वर्ड है ना जिनका उच्चारण स्थान देखिए उनके वर्ग के अनुसार तो है ही। जैसे देखिए अंगा क्या है, कंठ है, ठीक है, इया क्या है, तालु है, अड़ा क्या है, मूर्धा, ठीक, और ये ना क्या है, दंत, और माँ क्या है, ओष्ठ। ये तो वर्ग के अनुसार इनके जो उच्चारण स्थान है वो तो है ही, इनके साथ साथ ये और कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका, और कहाँ से, नासिका के साथ भी बोले जाते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए प फ ब भ माँ, ऐसे माँ बोलेंगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है, उसको हमेशा नासिका का भी यूज़ करिए। तो नासिका का यूज़ करिए, प फ ब भ न, ठीक। ऐसे का खा गा घा उंगा, चा छा जा झा न्या, ठीक, ऐसे नाक का भी यूज़ करिए, ठीक है। अच्छा देखिए कभी कभी ये पूछता है, ऐसे पूछता है, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछता है माँ का उच्चारण स्थान, ठीक है, माँ का उच्चारण स्थान ऑप्शन दे देता है, ठीक है।
माँ का उच्चारण स्थान में ऑप्शन दे देता है। देखिए, कंठ हो गया, ओष्ठ हो गया, ठीक, ओष्ठ प्लस नासिका हो गया, ठीक है, और कंठ के साथ नासिका हो गया। ठीक, आया ना। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, माँ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो ओष्ठ तो है ऑप्शन में, बट थोड़ा संभल के लगाइएगा। ओष्ठ के साथ साथ और भी तो कुछ है, देखिए जरा ध्यान से। ओष्ठ और ओष्ठ के साथ क्या आया? नासिका भी आया है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। कंठ, कंठ तो वैसे ही गलत हो गया। बचा क्या? ओष्ठ। और सिर्फ अगर नासिका नहीं होता तो ओष्ठ आप बेफिक्र होकर लगाते हैं, बट ओष्ठ के साथ क्या आया? नासिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, कंठ प्लस नासिका। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब भी पंचम वर्ड पूछेगा तो आप थोड़ा सा संभल जाइएगा और चीज़ों को ध्यान दे के ही करिएगा। ठीक है, आइए देखिए, ये तो हो गया। तो पंचम, ये इयम गणना नाम नासिका च, इयम गणना नाम च नासिका च, समझ गया ना। आइए, इयम गणना नाम नासिका च। अब आइए, 6 सूत्र हमारे हो गए। अब देखिए, सातवां होता है ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु, ओ दयितो कंठ ओष्ठम। 8वां, 7वां क्या हो जाएगा? ए दयितो कंठ तालु, ओ दयितो कंठ ओष्ठम। बोलिए मेरे साथ, ए दयितो कंठ तालु, ओ दयितो कंठ ओष्ठम, ए दयितो कंठ तालु, ओ दयितो कंठ ओष्ठम। बोलिए, ठीक है, ए दयितो कंठ तालु, ओ दयितो कंठ ओष्ठम। ठीक, ए दयितो, ठीक, ए दयितो, ठीक है, इसमें ए और ए दोनों, ठीक है, ए और ए दोनों, ठीक, आते हैं, ए और ए दोनों। अब देखिए, ये कंठ तालु। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनका उच्चारण स्थान एक जगह, एक स्थान तो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी वो 2 स्थानों से बोले जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो 2 उच्चारण स्थानों के हिसाब से भी बोले जाते हैं, तो वो यही हैं। आइए, इन्हीं के बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए, ए दयितो कंठ तालु में ए और ए दोनों, ठीक है, ए और ए दोनों इस किससे बोले जाते हैं? कंठ तालु। किससे? कंठ तालु। कैसे? अच्छा, ए देखिए कैसे बनता है। आ के बाद कहाँ, ठीक है, आ के बाद जब ई आता है तो वो किस में बदलता है? ए में। ठीक, आ के बाद जब ई आता है तो वो किस में बदलता है? ए में बदलता है। और हम जानते हैं ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान तालु, इचु यशा नाम तालु। ठीक, अकु विसर्जनीया नाम कंठा। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, आ का कंठ, ई का तालु। जब यही दोनों, इन्हीं दोनों से तो ए मिला है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। समझ गए? अच्छा, अब बहुत लोग के दिमाग में एक चीज़ और चल रहा होगा, हम बताएं आपको क्या? ठीक है, कहेंगे मैम ए का तो समझ में आता है कि कंठ तालु हो गया, आए कैसे आ गया, है ना? अरे कुछ लोगों के दिमाग में चलता है, हम समझ जाते हैं। ठीक है, तो ए जो है, ए का कंठ तालु ए कैसे हो गया? तो आइए हम बताएं। अच्छा, ए बनता कैसे है? जब आ के बाद क्या आता है? ए आता है, तो क्या बन जाता है? ए। क्या बनता है? ए। तो देखिए, ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक, और इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु। क्या हो गया? कंठ तालु।
अब कुछ लोग कहेंगे कंठ स्क्वायर तालु लगा दे, ठीक है, कंठ स्क्वायर तालु लगा दे या लिख दे दो कंठ तालु, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे दो कंठ लिखिए, चाहे कंठ का वर्ग लिखिए, कंठ वर्ग तालु लिखिए, या कंठ का स्क्वायर तालु लिखिए, भाई जो भी लिखिए। अरे आपके पास कंठ तो एक ही है ना, ठीक है, कंठ क्या है, एक ही है। आप लिखने को कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन बोलेंगे तो एक ही कंठ से ना, तो फायदा क्या है। तो कंठ एक ही रखिए ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। समझ गए, आइए, ठीक। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग 8वें, ओ दौतो कंठ ओष्ठम, ओ दौतो कंठ ओष्ठम, ठीक है। ओ दौतो, ओ मतलब ओ और औ, ठीक है, ओ और औ, ठीक। ये किससे बोले जाते हैं, कंठ ओष्ठ से। अब कैसे, ये देखिए कैसे होता है। देखिए ओ बनता कैसे है, आ के बाद जब ऊ आता है तो क्या बनता है, ओ, ठीक, क्या बनता है, ओ, ठीक है। अब देखिए आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब यही दोनों, जब इन दोनों से अ और ऊ मिलके ओ बना है, तो कंठ और ओष्ठ मिलकर क्या बन जाएंगे, कंठ ओष्ठ। क्या बन जाएंगे, कंठ कंठ ओष्ठ, ठीक, समझ गए। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, कंठ ओष्ठ। अब फिर आपके दिमाग में अब ये नहीं ना चल रहा है कि जब ओ कंठ ओष्ठ से बोला जाता है तो औ कैसे कंठोष्ठ से बोला जाता है, वही बात फिर हो जाएगी। कंठ के साथ कंठोष्ठ जोड़ेंगे तब भी कंठोष्ठ ही होगा, ठीक है, कंठ हमारा एक ही है। तो ठीक, तो अब बताइए, अब जो हमारे 9 सूत्र थे, 9 सूत्र आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 9 सूत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा ये बताइए, इन दोनों को भी क्या आपको रटने की ज़रूरत पड़ी, इन दोनों को सूत्रों को भी क्या आपको रटने की ज़रूरत पड़ी। ये जो छठा सूत्र था यम गणना नाम नासिका च, इसको भी क्या आपको रटने की ज़रूरत पड़ी। ये तो पहले ही आपको पांचों के बारे में बता दिया गया था, बस उसके साथ नासिका भी ऐड कर देना है, ठीक है। बचा ए दैतो और ओ दैतो, ठीक है, इनको भी क्या आपको रटने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा हाँ, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, मतलब हाँ कैसे। अच्छा ये बताइए, कंठ और ओष्ठ के बारे में आप लोग पढ़े कि नहीं, कंठ और ओष्ठ के बारे में पढ़े कि नहीं है। कंठ में क्या क्या आता है, ओष्ठ में, इन दोनों के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं, और उसी तरह कंठ और तालु के बारे में भी जान चुके हैं। तो ये बताइए, इन्हीं दोनों को तो मिला के ये बना है, तो आपको रटने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, आपका तो उसी में काम हो गया, कंठ तालु कंठ ओष्ठ दोनों ही हो गए, ठीक है। तो आइए अब आगे का बताएं आपको। अब देखिए, अब आता है 9वां, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी तक एग्ज़ाम में सीधा सीधा इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जो वा का उच्चारण स्थान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाँ, वा का उच्चारण स्थान क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग वा बोलते हैं, ठीक है, वा बोलते हैं तो क्या होता है, वा बोल के देखिए, वा, तो जो हमारा दांत है वो किसको टच करता है, हमारे ओठ को, किसको टच करता है, ओठ को, वा बोलिए, वा, तो हमारा ओठ और दांत बिना टच किया ना, वा, इसीलिए वा जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत ओष्ठ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक। तो वा का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत ओष्ठ, ठीक है। फिर आता है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, फिर जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। इसको तो रटने की ही जरूरत नहीं है, एक ही आपको तो रटा, वा वकारस्य दंतोष्ठम, यही तो आपको रटना पड़ा,
ठीक है, वो भी रटने की ज़रूरत क्या है। जब वाह आप लोग उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसका किसका यूज़ हुआ है। ओट का यूज़ हुआ और दांत का यूज़ हुआ है, ठीक है। और देखिए जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। अच्छा, जो हमारा जो वो आयोग वाह होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 होता है ना। आयोग वाह कितने होते हैं? 4। संस्कृत में आयोग वाह कितने होते हैं? 4, ठीक है। कौन कौन से? एक तो होता है अनुस्वार, एक क्या होता है? अनुस्वार। दूसरा होता है विसर्ग, तीसरा होता है उप और तीसरा क्या होता है? चौथा क्या होता है? जिह्वा मूलस्य, ठीक है। अनुस्वार तो आप लोग जानते ही हैं, ऊपर बिंदी लग जाता है। विसर्ग भी जानते हैं, ठीक। अब आता है उपदमानीय। जब प और फ के आगे क्या होता है? आधा विसर्ग बन जाता है, तो यही उपदमानीय बन जाता है। और जिह्वा मूलस्य मतलब का जब क और ख, ठीक है, के आगे बना देते हैं आधा विसर्ग, तो वही हमारा क्या बनता है? जिह्वा मूलस्य। अच्छा, जिह्वा मूलस्य, जिह्वा का जड़, जिह्वा का जड़ कहाँ है? जिह्वा का मूल कहाँ है? जिह्वा कहाँ से जुड़ी हुई है? तो आप देखिए, जो हमारा जो कंठ है उसी के जस्ट बाद जिह्वा हमारी जुड़ी हुई है। कंठ के तुरंत बाद जिह्वा, मतलब जिह्वा का जड़ क्या है? कंठ है। और कंठ के उच्चारण में कौन कौन आते हैं? का वर्ग आते हैं ना। तो वही क और खा उसी से याद रखिएगा। जिह्वा का मूल क्या है? कंठ है। तो कंठ में और आते क्या क्या है? क खा। तो क खा के आगे जब आधा विसर्ग लगाते हैं तो वही क्या बनता है? जिह्वा मूल्यस्य। तो इसके तो नाम में ही छुपा हुआ है उसका उच्चारण स्थान, जिह्वा मूल्यस्य का जिह्वा मूलम, ठीक। अब कहते किसको वो देख लीजिए, ठीक है। अब आइए नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, ठीक। तो ये बन गया। ये हमने क्या पढ़ लिए? 11 सूत्र पढ़ लिए, ठीक है। कितने पढ़े? 11 सूत्र। 11 सूत्र से हम लोग पढ़े क्या क्या, ये देखिए। अब देखिए 11 सूत्रों से हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक है। कितने स्वर कितने होते हैं? 9 स्वर कितने होते हैं? 9। व्यंजन 33, ठीक। 33 व्यंजन और 4 क्या हैं? आयोग वाह। टोटल कितने हो गए? 46। कितने हो गए? 46। 46 वर्डों का उच्चारण स्थान हमने बस सिर्फ और सिर्फ 11 सूत्रों में ही पढ़ लिया। 46 वर्ड, ठीक है। 9 स्वर, 33 व्यंजन और 4 आयोग वाह, उससे बने पूरे 46 वर्ड। और हम लोगों ने सूत्र कितने पढ़े? 11, ठीक है। तो दोहराइए मेरे साथ। अकु विसर्जनीयानाम कंठा, अकु विसर्जनीयानाम कंठा, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। बोलिए मेरे साथ साथ। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ठीक है। उपु पद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपु पद्मनीयानाम ओष्ठौ। 5 हो गए। इयं गणनानाम नासिका च, इयं गणनानाम नासिका च, एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, ओदौतो कंठ ओष्ठम। बोलिए मेरे साथ साथ। ओदौतो कंठ ओष्ठम, ठीक। वकारस्य दंतमूलम, वकारस्य दंतोष्ठम, क्या? वकारस्य दंतोष्ठम। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम,
जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम, और सबसे अंतिम का नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, आई होप आप लोग को रट गया होगा। ठीक है, अगर आपने सच में मेरे साथ साथ बोला होगा तो अब तक आपको रट गया होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा संस्कृत का उच्चारण स्थान। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पता है इससे आपके 2 से 3 नंबर आते ही आते हैं। गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, 2 से 3 नंबर आते ही आते हैं। ठीक, अगर आप इसको अब तैयार कर, मतलब इतने से तैयार करने से आपको 2-3 नंबर आपका बन रहा है तो आप बनाइए ना, कौन आपको रोक रहा है। ठीक है, आइए आगे क्या है देखते हैं। चलिए ये देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया है वो मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको एक छोटा सा चार्ट बना के आपको बता दिया है, मतलब लिखवा दिया है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में एक लिखने के लिए, देखिए आपको लिखना क्या क्या है। ये जो मैंने सूत्र अभी तक आपको बताया, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ज़रूर से। और ये जो टेबल है, हाँ, इसको आप लोग नोट करिएगा आपने समझने के लिए। देखिए जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई है ना, उसी टेबल के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे एक अच्छे से जगह, मतलब इतने से चीज़ों में सारी चीज़ों को बता दिया है ताकि आपको याद रहे, कभी गलत ना हो। देखिए अ का वर्ग और विसर्ग किस में आते हैं? कंठ। ठीक है, ई चा वर्ग य श, ठीक है, किस में? तालव्य में। री ट र और श किस में? मूर्धन्य में से बोले जाते हैं। फिर ली त ल श किससे? दंत से। उ प, ठीक है, उ और पावर किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। देखिए अंग, अनुस्वार, अंग मतलब अनुस्वार। ठीक, यम अंगा इया ड़ न म किससे? नासिक से। ठीक है, और देखिए ए कंठ तालव्य, ओ कंठोष्ठ, व दंतोष्ठ, और हा देखिए एक होता है उसको स्वर यंत्रीय। ठीक है, स्वर, इसका स्वर यंत्र। ठीक है, उसको अली जिह्वा भी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है अलग से कि हा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अली जिह्वा भी वो, उसका उच्चारण स्थान, ध्वनि का नाम क्या है? अली जिह्वा, और उच्चारण स्थान क्या है? स्वर यंत्र। ठीक, अब देखिए, आइए देखिए, ये तो हमारा था उच्चारण स्थान। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मतलब वर्ड विचार में, वो है हमारा प्रयत्न। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट ये था उतना ही इम्पोर्टेंट प्रयत्न है। इन दोनों को मिला के ही आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब प्रयत्न, जैसा कि प्रयत्न से आपको समझ ही आ रहा होगा, प्रयत्न मतलब होता क्या है? कोशिश। क्या होता है? कोशिश। ठीक है, तो जब हम लोग वर्डों का उच्चारण करते हैं ना, उसको बोलने में जो हम लोग प्रयत्न करते हैं, जो हम लोग कोशिश करते हैं बोलने के लिए, वही क्या होता है? प्रयत्न कहलाता है। वर्डों को के उच्चारण में जो हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रयत्न या यत्न कह लें। ठीक है, तो यही परिभाषा के माध्यम से बताया गया। वर्डों को बोलने में हम जो प्रयास अथवा कोशिश करते हैं वही क्या है? प्रयत्न। अच्छा देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2, अभ्यंतर और बाह्य। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, बाह्य और अभ्यंतर। ठीक है, अब कहेंगे मैम जो घर के बाहर कोशिश किया जाता है उसको मतलब बाह्य प्रयत्न बोलते हैं, और जो घर के अंदर किया जाता है वो अभ्यंतर प्रयत्न है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ घर और से कुछ लेना देना नहीं है। बाह्य और अभ्यंतर आपके मतलब मुख के आधार पर बताया गया है। जब मुख के अंदर जो हम लोग प्रयत्न करते हैं, ठीक है, मुख के अंदर जो हम लोग प्रयत्न करते हैं वो क्या कहलाता है? अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक, अब मुख के बाहर जो प्रयत्न करते हैं वो क्या कहलाता है? बाह्य प्रयत्न। ठीक है, मुख के अंदर अभ्यंतर और मुख के बाहर क्या कहलाता है? बाह्य प्रयत्न। ठीक, तो अंदर घर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में चला, कुछ लोगों को मतलब बहुत बड़ी चीज़ें लग रही होंगी, समझ ओवर हो रहा होगा बहुत लोगों को। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, मतलब होना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है अच्छे समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। हाँ, लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, जब तक आप अपने माइंड में ना जितना इनपुट नहीं करेंगे, ठीक है, चीज़ों को जितना ग्रहण जब तक नहीं करेंगे तो आउटपुट कैसे निकलेगा?
ठीक है। आउटपुट पाने के लिए, कुछ बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आपको इनपुट डालना पड़ेगा, आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जितना अच्छा इनपुट होगा उतना अच्छा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतना बेस्ट आपका रिजल्ट होगा, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिए और ये चीज़ मन में हमेशा बैठा के पढ़ाई करिए, ठीक। आइए, अभ्यंतर प्रयत्न, वही मनुष्य के अंदर जो मुख के अंदर जो क्रियाएं की जाती हैं वही क्या है, अभ्यंतर प्रयत्न। यहाँ वही बताया गया, मैंने आपको जो मेन बात है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए इसके आते हैं 5 भेद, ठीक है। इसके भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। किसके, अभ्यंतर प्रयत्न के। अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। इसके कितने भेद हैं, 5 भेद, ठीक है। पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा और 5वां, ठीक है। देखिए पहला स्पृष्ट, पहला क्या है, स्पृष्ट। दूसरा क्या है, ईषत् स्पृष्ट। क्या है, ईषत् स्पृष्ट। फिर क्या होता है, ईषत् विवृत। क्या है, ईषत् विवृत। चौथा विवृत और 5वां संवृद्ध, ठीक। 5वां क्या है, समृद्ध। अब देखिए आपको बुक में ऐसे भी मिलेगा, आपको नंबर वाइज क्या मिलेगा, स्पृष्ट मिलेगा, ईषत् स्पृष्ट, फिर विवृत, फिर ईषत् विवृत मिलेगा। बट मैंने यह किया, ईषत् विवृत को पहले लिखा है। हाँ, लिखने के पीछे क्या रीज़न है, जो व्यंजन होते हैं ना उनके जो उच्चारण स्थान होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, वो मुख्यतः 3 होते हैं, ठीक है। व्यंजन के कौन कौन से व्यंजन होते क्या, देखिए एक तो 5 वर्ग हो गए, क से माँ तक, 5 वर्ग के वर्ड हो गए का से माँ तक। फिर अंतस्थ होते हैं यार अलावा, ठीक है। फिर क्या आते हैं, ऊस में आते हैं शा श श, ठीक है। ये 3 हो गए, ये 3 क्या हो गए, व्यंजन के उच्चारण मुख्यतः 3 उच्चारण स्थान हो गए। फिर आते हैं सभी स्वर, ठीक है। फिर क्या आते हैं, सभी स्वर आते हैं, ठीक। तो स्वर वाला हम लोग इसीलिए नीचे कर दिए। अभी क्या किसमें कौन सा आता, अब ये समझिए। देखिए स्पृष्ट, स्पृष्ट होता क्या है, स्पृष्ट मतलब स्पर्श, ठीक है। स्पृष्ट मतलब क्या होता है, स्पर्श होता है, ठीक। चलिए एक बात बताती हूँ, उससे आप लोग समझिए, ठीक है। एक बार जो हमारे सर हैं वो मंदिर गए, वो तीज का व्रत है था ना अभी हाल ही में, तो तीज के व्रत में अपनी वाइफ को लेके वो मंदिर गए घुमाने के लिए, दर्शन कराने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत भीड़ देख के अपनी वाइफ का मतलब बहुत उसके हाथ पकड़ा हुआ था कि वो खोए ना, गुमे ना। तब तक बीच में वो बच्चों को संभालने लगे और जब उठे तब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो उन्होंने किसका हाथ पकड़ा है, ठीक है। और उन्होंने गलती से किसी और का हाथ पकड़ लिया। जब तक उनकी नज़र पड़ी, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी और का हाथ पकड़ा तो उन्होंने जल्दी से क्या किया, झटक दिया अपना हाथ, ठीक है। पहले तो खूब कस के पकड़ा था, फिर जब देखा जब उनकी नज़र पड़ी कि किसी और को पकड़ा हुआ है तो उन्होंने क्या किया, झटके से उनका हाथ छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, ठीक। तो उसी से समझिए स्पृष्ट, जब उन्होंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा था तो वाइफ का हाथ तेज से पकड़ा था, मतलब अच्छे से कस के पकड़ा हुआ था, तो क्या था, वही स्पृष्ट था। स्पृष्ट मतलब अच्छे से स्पर्श करना, स्पृष्ट मतलब अच्छे से स्पर्श करना। ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट याद है जब उन्होंने दूसरे का हाथ पकड़ा था और झटके से छोड़ दिया था। जब किसी चीज़ को हम लोग मतलब पकड़ते तो हैं बट झटके से छोड़, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, ईषत् स्पृष्ट, ठीक है। जब ज़्यादा स्पर्श करते हैं तो स्पृष्ट, और जब थोड़ा सा स्पर्श करते हैं तो ईषत् स्पृष्ट, समझ गए। चलिए तो ईषत् स्पृष्ट में आता क्या है पहले वो देखिए।
जो हमारे पांचों वर्ग हैं, का से लेके उसमें जो माँ तक वर्ड जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं? इस पृष्ठ में आते हैं। जैसे का खा गा गंगा चाचा जाइया टाटा डाडा ता 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 ना पापा बाबा माँ, ठीक है, ये किस में आते हैं? इस पृष्ठ में आते हैं। इनका जब हम लोग उच्चारण करते हैं ना तो वो हम जो वायु होते हैं हमारे मुख को स्पर्श करती है, ठीक है, जो वायु होती है वो हमारे मुख को अच्छे से स्पर्श करती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पृष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पृष्ट बोलते हैं। फिर आता है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट, देखिए ईषद स्पृष्ट में क्या आते हैं? देखिए अब क्या बचा हमारा? या रा ला व, क्या बनता है? या रा ला और व। बोल के देखिए, अच्छा बोलिए, मेरे साथ बोलिए, या र ल व, ठीक है। जब हम लोग इसका उच्चारण कर रहे हैं, क्या हमारी जो जीभ है, हाँ, वो क्या बहुत ज़्यादा स्पर्श कर रही है? या र ल व नहीं ना, बहुत थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रही है, बहुत झटके से टच हो रही है फिर हट जा रही है, मतलब बहुत नाम मात्र का या र ल व, बहुत थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रही है, तो वो क्या हो गया? ईषद स्पृष्ट। वही वो जब दूसरे का हाथ पकड़ लिए थे तो वो क्या हो गया? ईषद स्पृष्ट। तो यहाँ यारा लावा का यही हाल है, ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब आता है ईषद विवृत। ईषद विवृत, पहले तो विवृत समझिए क्या होता है। विवृत वर्डों का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो हमारा मुंह होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से खुल जाता है, ठीक है। जब पूरी तरह से खुल जाता है तो वही विवृत। विवृत मतलब नाम से विवृत बोल के भी देखिए, तो जब हम लोग वर्डों का उच्चारण करते हैं उसमें मुख क्या होता है? पूरी तरीके से खुल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? विवृत, ठीक। और ईषद विवृत, जब मुख क्या होता है? थोड़ा खुला हो। विवृत में मतलब पूरा खुला हो और ईषद विवृत में थोड़ा खुला हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें वर्ड कौन कौन से आते हैं। तो पहले देखिए ईषद विवृत। ईषद विवृत में जो अब देखिए व्यंजन में और कौन से बचे हैं? श, श, श और ह, ये क्या कहलाते हैं? ईषद विवृत, ठीक है। इनको बोलिए श, 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 ह। इसमें वर्ड क्या हुए? थोड़े से खुले हैं, मुंह हमारा क्या हुआ? थोड़ा सा खुला हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ईषद विवृत, ठीक। अब आइए विवृत। विवृत में जिसमें मुख पूरी तरीके से खुला हो, ठीक है, विवृत में मुंह पूरी तरीके से। तो जो हमारे जो सभी स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विवृत। सभी स्वर, जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? विवृत, ठीक है, समझ गए? तो ईषद विवृत में श, 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 ह, और विवृत में सभी स्वर आते हैं, ठीक है। और समृद्ध, अब देखिए जो सबसे समझने वाली बात है वो समृद्ध है। तो समृद्ध में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? हा आता है, नहीं हाँ कह रहे हैं, सॉरी, आ आता है। क्या आता है? आ। समृद्ध में क्या आता है? आ। वैसे तो देखा जाए विवृत में क्या होता है? सभी स्वर आते हैं, तो सभी स्वर में आ भी तो आता है, तो आ विवृत भी होता है और समृद्ध भी होता है, ठीक है। आ क्या होता है? विवृत भी होता है, समृद्ध भी होता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ क्यों होता है ये सुनिए पहले। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मैटर नहीं, क्योंकि इतना नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, बट फिर भी जान लीजिए जानने के लिए। जब हम लोग उच्चारण स्थान पूछते हैं, आ का उच्चारण स्थान पूछते हैं, तो वो आ होता है, वो समृद्ध के अंतर्गत आता है। आ का उच्चारण स्थान जब पूछेंगे तो समृद्ध के अंतर्गत, ठीक। लेकिन जब आ को हम लोग कहीं यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है, आ का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो किस में आएगा? विवृत में आएगा, ठीक। उच्चारण स्थान के हिसाब से आ समृद्ध में आएगा और वैसे यूज़ के हिसाब से आ किस में आएगा? विवृत में आएगा, ठीक। क्लियर है? आइए, ये इतना समझ में आया? तो देखिए, अब देखिए, आइए, यही यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने आपको अभी समझाया है, यही चीज़ें यहाँ पे बताया गया। ये मतलब मैंने आपको समझा दिया, अब नोट करने के लिए आप अपनी कॉपी में आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ बताया गया है, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है, पढ़ने में आसानी होगा, जिसको मन करेगा वो रट लेगा, ठीक है। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा, ठीक है। ईषद स्पृष्टम अंतस्थाणाम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थाणाम,
ठीक। ईषद विवृत्तम उष्माणाम विवृत्तम स्वराणाम विवृत्तम स्वराणाम, ऐसे बोलिए। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा ईषद स्पृष्टम अंतस्थाणाम ईषद स्पृष्टम अंतस्थाणाम ईषद विवृत्तम उष्माणाम स्पृष्टम विवृत्तम स्वराणाम ईषद विवृत्तम उष्माणाम विवृत्तम स्वराणाम। ठीक, तो ये आपको रटना आपकी मर्जी है, आप लोग रटना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बट आप ये पूछा नहीं जाएगा, मतलब पूछ भी सकता है, एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है। बाकी इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ड वो याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। तो अभ्यंतर प्रयत्न समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए मैंने जो भी आपको समझाया है, ठीक है, स्पृष्ट कहते किसको है, ठीक है, वही यहाँ पे सारे परिभाषा के माध्यम से हम बता दिए हैं कि आप लोग कभी भी भविष्य में अपनी कॉपी दोहराइए तो आपको पता रहे किसको क्या कहते हैं, ठीक है, किसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये बताया गया, हम पढ़ दे रहे हैं, मैंने समझा तो दिया आपको, फिर भी पढ़ के बता दे रही हूँ। स्पृष्ट किसको कहते हैं? वर्डों का उच्चारण करते समय जब जिह्वा द्वारा मुख के अंदर स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को क्या बोलते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न बोलते हैं। देखिए का से माँ तक स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट। ठीक, ईसत स्पृष्ट, ठीक है, ईसत स्पृष्ट में क्या होता है? वर्डों का उच्चारण करते समय जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है। क्या कर दिया जाता है? थोड़ा सा, मेरे वो मंदिर वाली कहानी याद करिए, थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ईसत। जिह्वा के इस प्रयत्न को क्या बोलते हैं? ईसत स्पृष्ट बोलते हैं। इसमें 4 वर्ड आते हैं, कौन कौन से? यारा अलावा। इसमें कौन से? यारा अलावा 4 वर्ड आते हैं, ठीक है। अब विवृत्त देखिए, वर्ड विशेष का उच्चारण करते समय सामान्य जब मुख विवर खुला रह जाता है, ठीक है, मुख विवर क्या होता है? खुला रह जाता है, तो ये प्रयत्न क्या कहलाता है? विवृत्त। सभी स्वर क्या होते हैं? विवृत्त। सभी स्वर किस में आते हैं? विवृत्त में। ठीक, ईषद विवृत्त, वर्डों का उच्चारण करते समय जब मुख थोड़ा सा खुला होता है तो वो हमारा क्या होता है? ईषद विवृत्त। देखिए श श श ह क्या होते हैं? ईषद विवृत्त। ठीक, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, ये बस फॉर्मेलिटी है, आपको अपना जो नोट्स है ना, ताकि आप अच्छे से बना सकें और बाद में दोहरा सकें। ठीक, समझाने को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और देखिए समृद्ध क्या है? समृद्ध आ है, हर्षव। और प्रक्रिया दशा अर्थात यूज़ में क्या होता है? विवृत्त होता है। जहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, आ क्या वहाँ क्या होता है? विवृत्त होता है। ठीक, आइए, तो ये था हमारा अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक और बचता है हमारा बाह्य प्रयत्न। क्या बचता है? बाह्य प्रयत्न। देखिए बाह्य प्रयत्न, संस्कृत में वर्डों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? संख्या 11। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से? संवार, विवार, श्वास, नाद। ठीक है, संवार, विवार, नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, एक तो सघोष अघोष आप लोगों को रटा होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आपको पहले मैंने रटवाया था, ठीक है, उदात्त अनुदात्त पहले रटवा दिया था, उदात्त अनुदात्त स्वरित, सघोष अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक, ठीक है, विवार, संवार, नाद और श्वास। विवार, यही 4 एक्स्ट्रा है ना, विवार, संवार, नाद, घोष। विवार, संवार, नाद, घोष, ये टोटल मिलके क्या हो गए? 11। ठीक है, जो मैं आपको पहले ये 3 पहले पढ़ा था, अल्प प्राण, महाप्राण, वो आपको पता ही है, सघोष अघोष पता है, ऐसे ही नाद, श्वास और संवार, विवार। ठीक, आइए अब देखिए, देखिए सबसे पहले समझिए इस बात को। एक होता है हश् प्रत्याहार। क्या होता है? हश् प्रत्याहार। एक क्या होता है? खर प्रत्याहार। क्या होता है? खर प्रत्याहार। ठीक है, हश् प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? ठीक,
देखिए जो माहेश्वर सूत्र का हैवरेट का जो सूत्र है, हैवरेट या व र ल है वरट का हैवरेट का है या वर और लड़का ला, ठीक है, लड़का ला। और पंचम वर्ड कौन सा? पंचम वर्ड इयम गणनम, इयम गणनम, ठीक है। और फिर चतुर्थ वर्ड देखिए, पंचम वर्ड फिर आता है चतुर्थ वर्ड। चतुर्थ कौन कौन सा बोलिए? झबई घड़दस, झबई घड़दस, ठीक है। और तीसरा वर्ड कौन सा? तीसरा वर्ड जब गड़दस, ठीक है। पंचम वर्ड इयम गणनम, चौथा झबई घड़दस और तीसरा कौन सा? जब गड़दस, ठीक है। तो हैवरेट का है या वरट, है या वर टा को छोड़ देंगे, लड़का ला लेंगे। पंचम वर्ड इयम गणनम, चौथा वर्ड झबई घड़दस और तीसरा जब गड़दस। ये तीनों क्या होंगे? हर्ष प्रत्याहार के तहत आएंगे, ठीक है। देखिए इयम गणनम, झबई घड़दस, जब गड़दस, इसका अंतिम क्या बना? श और इसका हा मिलके क्या बन गया? हर्ष प्रत्याहार। तो हर्ष प्रत्याहार जरूर रखिएगा याद। अच्छा ये देखिए ये क्या होते हैं, ठीक है, संवार, नाद, घोष। ये क्या है? संवार, नाद, घोष, ठीक। हर्ष प्रत्याहार किस क्या है? संवार, नाद, घोष, हर्ष संवार नाद घोष, ठीक। अब आते हैं खर प्रत्याहार। कौन सा? खर। तो देखिए पहला, दूसरा, 3, 4, 5 तो आ गया। अब वर्ड कौन कौन से वर्ग के कौन वर्ड बचे? पहला वर्ड देखिए खफ छठत छठतो, खफ छठत, खफ मतलब दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड खफ छठत क्या है? खफ छठत दूसरा वर्ड आया और चटतो और कपय, ठीक है, उसमें पहला वर्ड चटतो और कपय। तो दूसरा वर्ड हो गया, पहला वर्ड हो गया, वर्ग का दूसरा वर्ड और पहला वर्ड, ठीक। और क्या बचता है? श, 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 ठीक है, श, 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 ठीक। अब देखिए इसमें कितने वर्ड आए? 13 वर्ड। पहले तो ये कहते क्या है वो देखिए। विवार, श्वास और अघोष, ठीक। विवार, श्वास और अघोष। देखिए तो हर्ष प्रत्याहार में क्या क्या है, ठीक है। हर्ष प्रत्याहार में यारा लावा हा या व र ल, ठीक। और चौथा, पांचवा, तीसरा वर्ड, ठीक है। तीसरा चौथा सीधे याद करिए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड। और खर में शा 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 और पहला दूसरा वर्ड, ठीक। तो ऐसे मेरे साथ बोलिए, हस संवार नादा घोष, हस संवार नादा घोष, हस संवार नादा घोष, ठीक है। और खरा विवार श्वास अघोष, शर विवार श्वास अघोष। क्या बोलेंगे? हस संवार नादा घोष, स्वर विवार श्वास अघोष, स्वर विवार श्वास अघोष, हस संवार नादा घोष, स्वर विवार श्वास अघोष, ठीक। रट गया? तो हस प्रत्याहार क्या होंगे? संवार, नाद, घोष। और खर क्या हो जाएंगे? विवार, श्वास, घोष, अघोष, ठीक। तो देखिए हस में कितने वर्ड आते हैं? हस में कितने वर्ड आए बताइए? इसमें देखिए 13 वर्ड आए और इसमें कितने आए हैं? 20 वर्ड आए। किसमें? इसमें कितने हैं? 20। देखिए ये 3 वर्ग तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के 5-5 वर्ड हो गए। कितने हो गए? 15। और ये 5 हो गए, 20, ठीक।
तो हर्ष में कितने वर्ड आए? 20 और खर में कितने हो गए? यहाँ 10 और 3 13। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, आइए देखिए, ये देखिए, यही बात यहाँ बताई गई है, हर्ष और खर। देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ड और हाय वर यारा लावा और ह, फिर पहला दूसरा वर्ड, फिर श श श। देखिए ये क्या है? हर्ष प्रत्याहार क्या कहलाएंगे? संवार नाद घोष। और खर क्या कहलाएंगे? विवाद श्वास और अघोष। तो कौन कौन सा हमने पढ़ लिया? संवार, विवाद, नाद, श्वास और अघोष और घोष। ठीक, 6 हमने पढ़ लिया। 6 क्या हुआ? हमने पढ़ लिया। अब कितना बच रहे हैं? 5। वाय प्रयत्न में क्या बचा? 5। 6 पढ़ा ना। देखिए तो संवाद नाद घोष में क्या क्या आएगा? तीसरा चौथा पांचवा वर्ड और यारा लावा हा। क्या? तीसरा चौथा पांचवा वर्ड और यारा लावा हा। और विवाद श्वास अघोष में दूसरा पहला दूसरा वर्ड और शा शा शा। ठीक, तो हर्ष संवारा नादा घोषा, खरा विवारा श्वास अघोषा। ऐसे बोलिए, हर्ष संवारा नादा घोषा, स्वरा विवारा, अरे खरा विवारा श्वास अघोष। ठीक, आइए अब देखिए, अब इतना हो गया। अब आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अगला क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो जो हमारा वर्ड माला है उसका जो पहला वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा जो होता नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा होता है ना, तो इसका पहला तीसरा और पांचवा क्या होगा? अल्प प्राण, मतलब 135 और या व रा ल। ठीक है, 135 पहला तीसरा पांचवा और या रा लावा, टोटल मिला के कितने हो गए? 19 वर्ड। कितने हो गए? 19 वर्ड। और महाप्राण में कौन कौन से? दूसरा चौथा और सा शा शा हा। दूसरा चौथा वर्ड और शा 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 हा। तो अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा और महाप्राण में दूसरा चौथा। ठीक, दूसरा चौथा। अच्छा देखिए, अल्प प्राण होता क्या? पहले ये भी तो समझिए, पहले यही समझिए। अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब कि शब्द में ही पता चल रहा, अल्प मतलब थोड़ा सा, प्राण यहाँ प्राण वो वाला जान वाला प्राण नहीं, यहाँ वायु से प्राण लेंगे। जो हमारे मुख से वायु निकलती है ना उसको प्राण बोलते हैं। ठीक है, वो जान वाला नहीं। ठीक है, अरे कुछ लोग जान मतलब वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ मत आइए, क्लास में आइए। ठीक, यहाँ पे जो प्राण है वो उससे क्या मतलब है? वायु से, जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो हम उसको प्राण बोलते हैं। अल्प मतलब थोड़ा, अर्थात जिन वर्डों का जो उच्चारण किया जाता है उसमें थोड़ी वायु निकलती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। जो वर्डों का उच्चारण करते हैं जिसमें थोड़ा सा वायु निकलता है वही क्या होता है? अल्प प्राण, जहाँ पे थोड़ी वायु निकले। और महाप्राण जिसमें बहुत सारा ज़्यादा वायु निकले। ठीक है, महाप्राण में वायु क्या होता है? बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, वही। अच्छा बोल के देखिए, अच्छा मेरे साथ बोलिए पापा। पापा बोलिए, पापा बोलिए। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए पापा। ठीक, फिर बोलिए बुआ, बोलिए बुआ। बुआ बोला, पापा बोला, बुआ बोला। ठीक है, अच्छा फूफा बोलिए, फूफा। फूफा, इसमें ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हवा निकल रही है ना। देख, पापा में बोला पापा, जल्दी से हो गया, मतलब थोड़ी वायु निकली है। पापा में क्या हुआ? थोड़ी वायु निकली है। और जब हम लोग बुआ बोले तब भी थोड़ी, बुआ बहुत नॉर्मल सा है ना, थोड़ी सी हवा निकली है। ठीक है, अच्छा वही हम लोग फूफा बोले, फूफा, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा बाहर ही निकल रहा है, पूरा जो हम लोग के अंदर की हवा है वो क्या हो रही है? बाहर निकल रहा है, फूफा। अच्छा बचपन वो फूफा याद है? मुंह में पंजीरी भर के फूफा हम लोग करते थे, तो ढेर सारा निकलता था बाहर। जो पंजीरी मुंह में होता था वो बाहर, रोकते रोकते भी नहीं रुकता था, फूफा जैसे बोला तुरंत बाहर। वो वाला आपने भी किया होगा, मैंने भी अपने बचपन में किया है। ठीक, तो देखिए फूफा हो गया। अब बोलिए भाभी। क्या बोलेंगे? भाभी। ऐसा लग रहा है फेफड़ा ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, कितनी वायु निकल रही है, भाभी। ठीक है, अब मामा बोलिए, मामा। मामा, उसमें क्या हुआ? बहुत थोड़ी सी वायु निकली है ना, तो उससे समझिए। तो अब समझ में आया अल्प प्राण और महाप्राण किसको बोलते हैं। ठीक, तो समझ गए ना। देखिए, तो अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ड और या व राला।
ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 19 वर्ड आए। और महाप्राण में दूसरा, चौथा और शा। हाँ देखिए, जब बोलते हैं क ख ग घ, ठीक है, तो क ख, देखिए क बोले थोड़ा हुआ, क में बहुत थोड़ी सी वायु निकली, ख बहुत ज़्यादा वायु निकली, फिर ग, फिर घ, फिर अंगा, ठीक है। बोलिए मेरे साथ, क ख ग घ अंगा, ठीक है। मतलब कि दूसरे चौथे में क्या, वो बहुत ज़्यादा वायु निकल रही है, वही उसी से याद रखिएगा। आइए अब सबसे जो लास्ट का बच रहा है वो क्या है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही मतलब मैंने चर्चा कर लिया है, फिर भी जान लीजिए। जो उदात्त अनुदात्त स्वरित है, जो सभी स्वर होते हैं ना, उनके जो बाह्य प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न विवृत्त होते हैं, ठीक है। सभी स्वरों के अभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं, विवृत्त होते हैं, बट बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, वो उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं, ठीक है। सभी स्वरों के जो अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। देखिए, उच्चई उदात्त, निच्चई अनुदात्त, समाहार स्वरित, ठीक है। उच्चई उदात्त मतलब जिनको उच्च स्थान से उच्चारण करते हैं, निच्चई अनुदात्त, अनुदात्त मतलब जिनको निम्न स्थान से उच्चारण करते हैं, समाहार स्वरित मतलब जो दोनों को मिला के, मतलब बीच का, मतलब बीच से बोलते हैं, दोनों के बीच में, ठीक है, या दोनों को मिला के जिन उच्चारण करते हैं वही क्या कहलाता है, स्वरित, ठीक है। तो उच्चई अनुदात्त, उदात्त, निच्चई अनुदात्त और समाहार स्वरित। और एक बात और, जो सभी स्वर होते हैं वो उदात्त भी हो सकते हैं, अनुदात्त भी हो सकते हैं और स्वरित भी हो सकते हैं, ठीक। तो इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। आइए देखिए, जो मैंने बाह्य प्रयत्न बताया है उसको मैंने एक टेबल बना दिया है कि आप लोग अच्छे से जब एक नज़र में आप लोग देखें तो पता चल जाए कौन क्या है। तो देखिए, पहला दूसरा वर्ड और श क्या है, विवार श्वास और अघोष, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड और यारा लावा और हा, संवार नाद घोष, अल्प प्राण में 1 3 5 यारा लावा, ठीक। अल्प प्राण और महाप्राण में 2 4 और श हा, और उदात्त अनुदात्त स्वरित में सभी स्वर, ठीक। अब देखिए, आइए, तो आज ये उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों मतलब ख़त्म कर दिया मैंने थ्योरी। अब उसके इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, आइए उसको लगाते हैं, देखते हैं। देखिए, कह रहा है चा वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, चा वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। आइए, आवर्डस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, आ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। याद करिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, मतलब आ किस में आएगा, कंठ में, ठीक है। दंत वर्ण के मतलब दंत वर्ण कौन कौन से आते हैं, तो बताइए, सूत्र याद करिए। ऋतुलशा नाम दंता, ऋतुलशा नाम दंता, तो बताइए ऋतुलशा नाम दंता, ठीक। उकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, उ का उच्चारण स्थान क्या है, उ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए। याद है, उपुपद्मनीया नाम ओष्ठौ, उपुपद्मनीया नाम ओष्ठौ, तो उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। विवृत्त प्रयत्न केशाम भवति, विवृत्त प्रयत्न केशाम भवति, तो वो याद करिए, विवृत्तम स्वराणाम, विवृत्तम स्वराणाम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वराणाम। विवृत्त प्रयत्न केशाम, तो स्वराणाम। वर्गाणाम के वर्णा अनुनासिका भवन्ति, वर्गाणाम के वर्णा अनुनासिका, वर्ग के कौन से वर्ड अनुनासिक होते हैं, तो बताइए कौन से वर्ड होते हैं, हमेशा पंचम वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, ठीक। वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, वकारस्य मतलब वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए क्या है, व, दंत और ओष्ठ, क्या है, दंत और ओष्ठ। देखिए, री वर्डस्य उच्चारण स्थान किम, री वर्डस्य उच्चारण स्थान किम,
तो ऋतु रसाणाम मूर्धा क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिए एक सूत्र से आप कितने वर्डों को एक साथ याद कर लिए हैं। आपको एहसास हो रहा है कि एक सूत्र में कितनी चीज़ें एक साथ आप पढ़ ले रहे हैं। तो देखिए री के साथ साथ जब आप दोहराएंगे ना ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो उसमें कितने वर्ड आपको रट गए। तो री का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। मुख नासिक्यो साहचर्य कुल दृश्यते। मुख और नासिका दोनों का साथ कहाँ देखने को मिलता है? बताइए किस में देखने को मिलता है? तो किस में मिलता है बताइए? अनुनासिक, जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिनमें हवा क्या होती है? मुख और नाक दोनों से निकलती है। ठीक है। अवर्गस्य उच्चारण स्थान भवति। अवर्गस्य उच्चारण स्थान क्या? वर्ड की उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ वर्ड होगा। ठीक है। वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और ओष्ठ। कौन सा है? कंठ ओष्ठम। उच्चारण स्थानानि कति। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 8। मैंने पहले ही किस सूत्र श्लोक के माध्यम से आपको बताया था ना, कितने होते हैं? 8। री वर्डस्य उच्चारण स्थानम किम। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋतुलशानाम दंता। क्या होगा? ऋतुलशानाम दंता। तो ख़त्म हो गया। चलिए, तो आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ख़त्म किया। आज आपका जो वर्ड विचार का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपने अच्छे से नोट्स बनाया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो हमारा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।